नमस्कार मित्रों। तो आज हम लोग बनाने वाले हैं हाई लेवल डिजाइन एड क्लिक एग्रीगेटर का। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खास करके जो डेटा इंजीनियर है। ठीक है। एलजी एड्स दबा के पैसा देती है, एच डी टू को 50 लाख बेस। बाकी अमेजोन का एड सिस्टम है, गूगल का एड सिस्टम है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलो यार समझते हैं कि ये जरा होता क्या है एड क्लिक एग्रीगेटर। मेटा वगैरह जितने भी बड़े बड़े फैंग हैं हर जगह पूछा जाता है। तो यार अगेन कई लोगों से डायरेक्टली वन लाइन में बोल दिया जाता है डिजाइन एड क्लिक एग्रीगेटर। आपने अगर इस तरह के सिस्टम में काम नहीं किया है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उससे पूछना कि ये होता क्या है। ठीक है। अदरवाइज कई बार क्या होता है कि वो ऐसे लिख के नहीं देगा, आपको बोलेगा लेट्स सॉल्व अ रियल टाइम प्रॉब्लम, और इसी एड क्लिक एग्रीगेटर का आधा अधूरा आर्किटेक्चर बना देगा और आपको कुछ उसमें बीच में समस्या दे देगा और बोल देगा कि सॉल्व करो। तो अगर इसको आप पढ़ लोगे ना तो उस तरह के क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर पाओगे। बेसिक यार 15-20 तरह के क्वेश्चन होते हैं सिस्टम डिजाइन में। आज के टाइम पे अभी 2026 चल रहा है, 5 साल बाद डीएसए 2020 में कैसा होता था, गिनती चुनती के कुछ क्वेश्चन होते थे, पैटर्न होते थे, वही पूछे जाते थे। आज तो क्या क्या पूछ रहे हैं वो लोग, लीड कोड हार्ट 2 क्वेश्चन पूछते हैं घंटे के इंटरव्यू में। तो वैसे ही आज से 5 साल बाद यार और टफ हो जाएगा। अभी के लिए मैं बता रहा हूँ कि दिस इज वन ऑफ द पैटर्न ऑफ सिस्टम डिजाइन। इसको आप समझ लोगे ना तो बाकी तरह के क्वेश्चन भी कर लोगे। और एक मेरा वीडियो रिलीज हुआ था, थ्योरी जरूर पढ़ लेना वरना कुछ समझ में नहीं आएगा। वहां मैंने आपको एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ रिट्राई के अलग अलग मैकेनिज्म, माइडम पोटेंसी टोकन, और ये ट्रांजिएंट फेलियर, सिस्टम फेलियर, ये सब पढ़ाया था। वो सब यहाँ यूज होने वाला है। ठीक है। तो एड क्लिक एग्रीगेटर बेसिकली अगेन सिस्टम होता कुछ ऐसा है ना यार, कि आपने अपने लैपटॉप वगैरह में देखा होगा। यूट्यूब का एग्जांपल ले लो कि वहाँ पे ऐड आते हैं ना। सपोज कर लो नाइकी ने कोई नया जूता लॉन्च किया या कुछ नई टेक्नोलॉजी लॉन्च की और उसका ऐड दे रही है, तो आपके लैपटॉप पे वो ऐड आएगा और उस पर जब आप क्लिक करोगे तो रीडायरेक्ट होगे नाइकी की वेबसाइट पे, और वहाँ से जाके आप उनकी ऐप इंस्टॉल कर सकते हो या कुछ परचेज कर सकते हो वगैरह वगैरह। तो वो जो ऐड क्लिक होते हैं ना, उन क्लिक को मॉनिटर करने वाला सिस्टम ही ऐड क्लिक एग्रीगेटर होता है। ठीक है। तो अगेन उसमें 2 फंक्शनैलिटी होती हैं कि पहला तो यूजर शुड बी एबल टू क्लिक ऑन द ऐड एंड गेट रीडायरेक्टेड टू द वेबसाइट, और वहां से आगे जो उसको कुछ काम करना है वो। दूसरा, ये जो ऐड क्लिक्स का डेटा है ना, कितने लोगों ने कहाँ कहाँ से ऐड क्लिक किया है, ऐड क्लिक करने के कितनी देर के बाद उन्होंने इंस्टॉलेशन किया है। अच्छा, डायरेक्ट इंस्टॉल किया है या वेबसाइट पे से ही परचेज कर लिया बिना ऐप इंस्टॉल किए, वगैरह वगैरह जो भी डेटा होता है ना उस पे वो डेटा एग्रीगेट करके रखा जाता है, जिसपे जो एडवर्टाइजर्स है नाइकी वगैरह वो बाद में क्वेरी चला सकते हैं। कि जैसे कि मान लो कि चलो यार हमारा ये वाला जो पर्टिकुलर ऐड है ये यूज़र को कंपेल नहीं कर रहा है ऐप डाउनलोड करने के लिए, यूज़र डायरेक्टली वेबसाइट से ही परचेज कर ले रहे हैं। इस तरह का डेटा जो भी चाहिए होता है वो एडवर्टाइजर्स इस सिस्टम की मदद से क्वेरी कर सकते हैं डेटा, तभी इसका नाम है एड क्लिक एग्रीगेटर। ठीक है। तो मैंने ये इंटरव्यू दिया था, अमेजोन के लिए दे रहा था अभी 6 महीना पहले। तो ये वाला राउंड मेरा क्लियर हो गया था, बट बाद में कुछ कुछ बात हुई तो मेरे को फिर ऑफर आ नहीं पाया था उसका। बट पास हो गया था ये वाला राउंड। तो मैं उसमें जो मैंने रिक्वायरमेंट बताई थी वही मैं आपको बता देता हूँ। और एलेक्सो की जो नई वाली किताब है उससे मैंने इसका कॉन्सेप्ट उठाया था, और डिज़ाइन डेटा इंटेंसिव एप्लीकेशन में कुछ कुछ चीज़ें दी हुई थी, वो मैंने उठाई थी। वो सारी मैंने थ्योरी में पढ़ाई हुई है, थ्योरी में आप लोग पढ़ लेना। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं। हम्म। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यार रिक्वायरमेंट से। फंक्शनल रिक्वायरमेंट, अगेन फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या होती है यार, आपके सिस्टम का फीचर। तो गोल्डन रूल यही है कि जैसे आपको एक लाइन में लिख के दिया डिजाइन एड क्लिक एग्रीगेटर, इंटरव्यूअर ने बोला, तो अपना मुंह कम से कम खोलो, चुपचाप रहो, जितना कम बोलोगे उतना अच्छा। ठीक है। अगर आपको 3-4 साल एक्सपीरियंस है, अप टू 5 साल एक्सपीरियंस है, 2 से 3 फंक्शनल रिक्वायरमेंट ही आपको लिखनी है। ठीक है। और ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो इंटरव्यूअर अपने आप थोड़ी और रिक्वायरमेंटें ऐड करा देगा फंक्शनल पे। तो हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि जो 2 मेन रिक्वायरमेंट है वो हमें पूरी करानी है, उसी से आप देखोगे कि सिस्टम इतना बड़ा हो जाएगा ना। स्टार्ट करते हैं। पहली क्या रिक्वायरमेंट थी, मैं बताया था, यूजर क्लिक करेगा एक ऐड पे और रीडायरेक्ट होगा एडवर्टाइजर वेबसाइट पे।
ठीक है भैया। दूसरी रिक्वायरमेंट क्या थी, जो एडवर्टाइजर्स हैं वो एग्रीगेटेड डेटा पे क्वेरी कर सके। ठीक है, एडवर्टाइजर्स कैन क्वेरी एग्रीगेटेड डेटा। ठीक है, अब जो मेरे को रिक्वायरमेंट दी गई थी उसमें बोला गया था कि ये जो एग्रीगेटेड डेटा है ना, इसकी ग्रेनुलैरिटी 10 मिनट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मान लो एक ऐड चालू किया नाइकी ने और वो बहुत सारे लोगों की स्क्रीन में दिख रहा है, बहुत सारे लोगों ने क्लिक किया, रिडायरेक्ट हुए वगैरह वगैरह एक्शन लिए, और वो डेटा हमने कहीं एग्रीगेट करके रखा है जिसपे नाइकी वाले क्वेरी चला के डेटा मांग रहे हैं। तो जब उन्होंने क्वेरी चलाई उससे 10 मिनट के पहले का डेटा है तो वो दिख जाना चाहिए। 2 मिनट पहले का है तो भले ना भी दिखे चलेगा, 3 मिनट पहले का ना दिखे, 8 मिनट पहले का ना दिखे, लेकिन 10 मिनट पहले जो क्लिक हुआ है, एक्शन हुए हैं, वो सारे तो दिख जाने चाहिए। ग्रेनुलैरिटी 10 मिनट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट की। ये तो हो गया एफआर, फंक्शनल रिक्वायरमेंट। अब आते हैं नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में। अब यार ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन करने टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना, ऐड क्लिक एग्रीगेटर वगैरह वगैरह, इसमें ना आप देखोगे कि ये चीजें बहुत कम होती हैं फंक्शनल रिक्वायरमेंट, बट पूरा फंक्शन फोकस नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स पे रहता है। तो अभी आप देखोगे हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा यार कि जो एड वेड चलते हैं, अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो नाइकी वाइकी वगैरह का, तो बहुत बड़े स्केल पे चलते हैं यार। ये लोग क्या करते हैं, कोई नया जूता लॉन्च हुआ या नया कोई मॉडल लॉन्च हुआ, एक्स्ट्रा कशन वगैरह वगैरह, या बास्केटबॉल के लिए नया जूता लॉन्च किया, तो इनको बेचना होता है ना, तो ये कैंपेन चलाते हैं बड़े लेवल पे कि 10 मिलियन ऐड एक बार में शो होंगे बहुत सारे लोगों को पूरी दुनिया में। ठीक है, अब इतने सारे अगर ऐड शो होंगे तो बहुत सारे लोग एक साथ क्लिक भी कर सकते हैं, है ना। तो हम कोई भी स्केल, बहुत ज्यादा गणित आपको यहाँ पे नहीं लगानी है, क्यूपीएस प्यूपीएस, आप एज्यूम करके इंटरव्यूअर की सहमति से कुछ डिसाइड कर सकते हो। तो आप कुछ भी ले लो यार, 100 मिलियन एड्स, 100 मिलियन एड्स एट एनी पॉइंट, मतलब हमारा जो सिस्टम है ना, बेसिकली जो ऐड चलेंगे, ऐसा हो सकता है कि 100 मिलियन डिवाइसेस पे एक साथ में ऐड चल रहे हैं, और उसके ऊपर आप ये 1K ले लो, 10K ले लो, 100K ले लो, जितना लेना है। आप ये मान के चलो कि 10K 100K जितना भी है, उतने सारे लोग एक साथ ऐड देख रहे होंगे, सब एक साथ क्लिक भी कर सकते हैं। क्लिक्स इन 1 सेकेंड। ठीक है, ये हो गया आपका बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन, बैक ऑफ द एनवेलप एजम्पशन। ठीक है, तो इसको जल्दी मैं मिटा देता हूं, फालतू जगह खा रहा है। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट पे आते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात तो है इलिटी वाली चीजें, स्केलेबिलिटी, रिलायबिलिटी वगैरह वगैरह। तो अगेन कैप थ्योरम पे हम लोग ध्यान देंगे। कैप थ्योरम क्या बोलती है, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में पार्टीशन टॉलरेंस तो होगा ही होगा, कंसिस्टेंसी और अवेलेबिलिटी में हमें कोई एक चीज चूज करनी है। अब ये सब टर्म्स क्या होते हैं, मेरी थ्योरी पढ़ के आना, उसमें मैंने बताया हुआ था। तो कंसिस्टेंसी और अवेलेबिलिटी, ठीक है। अब डायरेक्टली आप ऐसे मत लिख देना, कुछ कुछ लोग क्या करते हैं ना, कुछ कुछ फालतू के रीजन देके बोल देते हैं अवेलेबिलिटी हमें ज्यादा चाहिए, कंसिस्टेंसी कम चाहिए। बात सही है लेकिन थोड़ी सी गलत भी है। गलत इसलिए है क्योंकि यार ऑब्वियसली आप माइक्रो सर्विसेज यूज कर रहे हो ना यार, तो किसी पर्टिकुलर सर्विस को आप अवेलेबल बना सकते हो, दूसरी सर्विस को कंसिस्टेंट, स्ट्रांगली कंसिस्टेंट बना सकते हो। तो आपको ये इंटरव्यूअर को बताना होगा कि मे बी फॉर दिस पर्टिकुलर फंक्शनलिटी वी नीड मोर कंसिस्टेंसी, फॉर दैट पर्टिकुलर फंक्शनलिटी वी नीड मोर अवेलेबिलिटी। इसलिए हम दोनों फंक्शनलिटी को अलग अलग माइक्रो सर्विस में डालेंगे, एक को अवेलेबल बनाएंगे, एक को कंसिस्टेंट बनाएंगे। ठीक है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो आप सोच के देखिए, ऐड क्लिक एग्रीगेटर टाइप के फंक्शन में हमें अवेलेबिलिटी चाहिए होगी या फिर कंसिस्टेंसी चाहिए होगी। ठीक है, अब देखो यार, ये जो डेटा होता है ना ऐड क्लिक वगैरह वाला, मान लो ऐड पूरे लोगों की स्क्रीन में चल रहे हैं, लोग क्लिक कर रहे हैं लेकिन रीडायरेक्ट ही नहीं हो पा रहे, या मान लो रीडायरेक्ट हो जा रहे हैं लेकिन उनके क्लिक्स काउंट नहीं हो पा रहे। क्लिक्स का जो डेटा है, किसने कब क्लिक किया, कौन सी डिवाइस पे क्लिक किया वगैरह वगैरह, डेटा मिल ही नहीं रहा है। एडवर्टाइज अगर मैं कर रहा हूँ
तो ये सब जो प्लेटफॉर्म होते हैं एड क्लिक एग्रीगेटर, ये जो कंपनियां प्रोवाइड करती हैं उनके पास मैं इसीलिए जाता हूँ ना, ताकि मेरे को एफिशिएंसी पता लगे कि मैंने जो एड कैंपेन चलाया है उस कितना इफेक्टिव है वो। तो सिस्टम अगर अवेलेबल नहीं हुआ और डेटा मेरे पास नहीं आ पाया तो मेरा तो मतलब पर्पज़ ही ख़त्म हो जाएगा ना, मैं अपने एड्स में एनालिसिस कर ही नहीं पाऊंगा। इसलिए हमें अवेलेबिलिटी अच्छी खासी चाहिए, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें कंसिस्टेंसी बिल्कुल नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसा भी हो सकता है ना कि कुछ गंदे टाइप के यूज़र हैं, या मान लो आपका दुश्मन कंपनी है, उसने कोई बॉट बना दिया और आपके ऐड पे ब्रर क्लिक करते रहे बार 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 100 बार क्लिक कर दिया, 500 बार, मिलियन बार। बॉट तो भाई बॉट है, 1 सेकंड में मिलियन क्लिक मारेगा। तो आपका डेटा में आएगा कि मिलियन क्लिक हुए, ऐप इंस्टॉल एक ही हुआ है, आपको लगेगा आपका ऐड कैंपेन एफिशिएंट नहीं है और आप उसको बंद करवा दोगे। बट एक्चुअल में तो लोग, असली अच्छे लोग तो खरीद ही रहे थे। ये तो बॉट की वजह से आपको डिक्रीज एफिशिएंसी दिख रही है कि यार मिलियन क्लिक्स हो रहे हैं, डाउनलोड एक ही हो रहा है। तो वहां पे हमें कंसिस्टेंसी भी चाहिए, ठीक है। तो और उसके अलावा जो मेन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है उसमें स्केलेबिलिटी, ऑब्वियसली मैंने आपको बताया था 100 मिलियन का स्केल है, 10K के आसपास क्लिक्स होंगे तो स्केलेबल भी होना ही चाहिए सिस्टम। जो सेंटेंस है ग्रैनुलैरिटी 10 मिनट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो क्लिक व्लिक हुए ना वो डेटा आप कहीं एग्रीगेट करा के रखोगे। 10 मिनट मान लो अभी क्लिक हुआ कुछ कुछ, अगले 10 मिनट के पहले ही ये डेटा एग्रीगेट होके दिख जाना चाहिए ताकि एडवर्टाइजर्स क्वेरी कर सके। उसके अलावा एक और चीज है, क्योंकि बहुत सारे क्लिक हुए हैं, एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे मैंने क्लिक किया तो किस डिवाइस आईडी पे ऐड शो हुआ था, कितने टाइम शो हुआ था, और वहां पे जाके यूजर ने डायरेक्टली परचेज किया आइटम या ऐप इंस्टॉल की अपने मोबाइल पे किसी और डिवाइस पे, वगैरह वगैरह, बहुत सारा हैवी डेटा रहता है, ठीक है। तो वो डेटा हम लोग कहीं सेव कराते हैं और उस डेटा पे जो एडवर्टाइजर क्वेरी करता है ना वो क्वेरी भी कम लेटेंसी में उसको दिख जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि इस तरह के सिस्टम में सेकंडों में डिसीजन होते हैं यार। एक्चुअली में कोई आदमी नहीं बैठा होगा जो इस सिस्टम पे क्वेरी कर रहा होगा, कोई और सर्विस होगी जो इस पे क्वेरी कर रही होगी, डेटा ला रही होगी, उसके बेसिस पे कुछ और प्रोसेसिंग चल रही होगी, ठीक है। तो इस वजह से ये जो क्वेरी होगी ना इस सिस्टम पे, वो क्वेरी भी बहुत एफिशिएंट होनी चाहिए और लो लेटेंसी वाली होनी चाहिए, ठीक है। तो लो लेटेंसी फॉर एनालिटिक्स क्वेरी, ये आप नोट्स बना के चलना, ठीक है। नहीं तो आपको बैक बैक करके बार बार देखना पड़ेगा। अभी जाकर सिस्टम बनाऊंगा ना तो और अच्छे समझ में आएगा कि इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। ये जो टर्म्स है यार ये सब मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि थ्योरी में मैंने बहुत डिटेल में ये सब पढ़ाया हुआ है, थ्रूपुट लेटेंसी, टेल लेटेंसी, ये वो दुनिया भर का, ठीक है। दूसरा फॉल्ट टॉलरेंस। अब फॉल्ट टॉलरेंस का क्या मतलब है? भाई देखो इस सिस्टम में दो काम हो रहे हैं। पहला काम क्या है? यूजर क्लिक करके रीडायरेक्ट हो रहा है। दूसरा काम वो डेटा कलेक्ट होकर कहीं एग्रीगेट हो रहा है जिसपे क्वेरी दूसरी सर्विस या दूसरा आदमी चला सकता है। दोनों इंडिपेंडेंट हैं एक दूसरे से। मतलब क्लिक करके रीडायरेक्शन मान लो काम करना बंद कर भी गया तो जो दूसरी सर्विस है जिसपे क्वेरी चल रही है एग्रीगेटेड डेटा की उस पे अफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, इसलिए फॉल्ट टॉलरेंस, ठीक है। तीसरी चीज डेटा इंटीग्रिटी। डेटा इंटीग्रिटी का मतलब क्या है कि डेटा लॉस नहीं होना चाहिए, कि आपने क्लिक वगैरह किया, रीडायरेक्ट हुआ यूजर, तो वो आपके सिस्टम में कैप्चर अच्छे से होना चाहिए। अभी जब मैं आर्किटेक्चर बनाऊंगा तो वहां पे आपको बताऊंगा कि ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है। एक जो बेसिक नया लड़का आएगा वो जो आर्किटेक्चर बना के देगा उसमें डेटा इंटीग्रिटी नहीं, मतलब लॉस हो सकती है डेटा इंटीग्रिटी। वहां से आपको ये टर्म समझ में आएगा कि इसका मतलब क्या है। बेसिक इसका मतलब ये है कि जो भी क्लिक्स हो रहे हैं वो सिस्टम में रिकॉर्ड होने चाहिए, ठीक है। चौथा आइडम पोटेंसी ऑफ एड क्लिक्स। मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना कि कोई कंपनी आई उसने कोई बॉट बना दिया, उससे 1 मिलियन क्लिक हुए तो आपके सिस्टम में 1 मिलियन क्लिक रिकॉर्ड हो जाएंगे। बट इंस्टॉलेशन एक या दो होंगे, एक मतलब मैक्सिमम एक ही हो सकते हैं। भाई मैं ऐड देख रहा हूँ, ठीक है, तो एक यूजर एक ही इंस्टॉलेशन कर पाएगा। अब
मान लो मैंने बॉट बना दिया अपने सिस्टम में जिसने मिलियन क्लिक मारे, और बाद में मैं खुद गया एज अ ह्यूमन और मैंने एक ऐप इंस्टॉल कर ली, तो 1 मिलियन क्लिक्स पे एक इंस्टॉलेशन कैप्चर हो जाएगा आपके सिस्टम में। और आपको क्या लगेगा, मतलब नाइकी को क्या लगेगा कि उसका जो एड कैंपेन है वो सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि क्लिक इतने सारे हो रहे हैं और डाउनलोड बहुत कम हो रहे हैं। इसलिए आइटम पोटेंशिया में यहाँ पे चाहिए ताकि एक यूजर करके क्लिक ना करे या बॉट आके ऐसे लंबा क्लिक ना करे, ठीक है। आइटम पोटेंसी फॉर एड क्लिक्स, ठीक है भैया, नोट डाउन कर लो, इसको मैं मिटाने वाला हूं और आगे बढ़ेंगे हम लोग अपने बेसिक आर्किटेक्चर के साथ। तो अगेन मेरा वो जो एक वीडियो था हाउ टू अप्रोच एनी हाई लेवल डिजाइन क्वेश्चन, उसमें मैंने आपको बताया था, उसमें मैंने क्या बताया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो बिना स्केलेबिलिटी या नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए आपको एक बेसिक आर्किटेक्चर बनाना है जो केवल फंक्शनल रिक्वायरमेंट पूरी करे, है ना। वो आर्किटेक्चर हम लोग अभी बनाएंगे, उसके बाद उसको स्केल अप करेंगे या स्केल डाउन करेंगे, ठीक है। ठीक है भैया, चलो आगे बढ़ते हैं अभी डिजाइन के साथ। जल्दी से इसको मिटा देता हूं मैं। तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है, तू पसंद है। ठीक है भैया, स्टार्ट करते हैं। तो यार अगेन पहले फंक्शन रिक्वायरमेंट यहां से स्टार्ट करते हैं। देखो ये है ब्राउजर, ठीक है। ब्राउजर पे तुमको कुछ ऐड दिखेगा यूट्यूब पे, ठीक है। अब कई सिस्टम डिजाइन के क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां पे पूरा सिस्टम आपको बनाना होता है, कई सिस्टम ऐसे होते हैं जो किसी और सिस्टम पे ऑपरेट करते हैं। तो कई बार ऐसी सर्विस भी आपको बनानी पड़ती है जिसपे आपको एक्सप्लेन कुछ नहीं करना है, मतलब एक्चुअल वो आपके सिस्टम डिजाइन क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, बट फिर भी बताना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल आपका काम है ऐड क्लिक एग्रीगेटर बनाना, जिसकी दो रिक्वायरमेंट थी कि ऐड क्लिक करने के बाद यूजर रिडायरेक्ट होगा और दूसरा एग्रीगेटेड डेटा कहीं भी जाके स्टोर होगा जिसपे क्वेरी चल सके, ठीक है। बट उस सिस्टम को एक्सप्लेन करने के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा भी बताना पड़ेगा। जैसे आप यहाँ पे देखोगे कि जो ऐड यहाँ पे दिखाया जाएगा उसकी भी तो कोई सर्विस होगी, ठीक है। और ये जो ऐड यहाँ पे दिख रहे हैं वो एक डेटाबेस में स्टोर होंगे, ठीक है। एड्स, अब यहां पे क्या क्या डेटा होगा, एड आईडी, और क्या होगा, उस एड पे जब यूजर क्लिक करेगा तो वो रिडायरेक्ट भी तो होगा कहीं पे, वो रिडायरेक्ट यूआरआई, ठीक है। और क्या होगा, कुछ मेटा डेटा। इस पे आपको कुछ भी काम नहीं करना है, बट फिर भी आपको ये बना के दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो तरीका एक तो ये हो सकता है कि एक यहां पे हम सर्विस बना दे रहे जिसको हम बोल दे रहे अपनी मेन सर्विस, ठीक है। तो क्लिक सर्विस नाम रख दो इसका। इस सर्विस का काम क्या है, ये जो एडवर्टीजमेंट पे क्लिक होंगे उनको ट्रैक करना, ठीक है। ट्रैक करने के बाद वो डेटा कहीं डेटाबेस में यहां पे स्टोर करा देगी ये सर्विस, ठीक है। इस डेटाबेस का जो डेटा है उसके ऊपर एनालिटिक्स क्वेरी चलेंगी, ठीक है। इसका नाम रख दो क्लिक डीवी, ठीक है। तो बेसिकली जो इवेंट्स होंगे ना, वो इवेंट्स यानी जब यूजर क्लिक करेगा वो इवेंट्स क्लिक सर्विस के पास आएंगे, डीबी में स्टोर हो जाएंगे, ठीक है। अभी मैं एक आपको प्रॉब्लम एक्सप्लेन करना चाहता हूं, इसलिए मैं बहुत डिटेल में नहीं बता रहा कि यहाँ पे प्रोसेस कैसे चल रहा है, ठीक है। जब वो प्रॉब्लम एक्सप्लेन करूंगा तब आपको समझ में आएगा। एक बेसिक मान के चलो कि बहुत ही बेसिक टर्म्स पे चलते हैं तो क्या होगा। क्लिक सर्विस एक हमने बना दी, यहाँ पे यूजर खड़ा हुआ है, एडवर्टीजमेंट यहाँ से सर्व हुए, वो एड देख रहा है, ठीक है। तो जो एडवर्टीजमेंट सर्व हुए हैं ना, बेसिकली ये जो एड का डेटा है वो डीबी में स्टोर है,
उस ऐड पे क्लिक करने पे कहाँ रिडायरेक्ट होना है वो भी स्टोर है। वो दोनों ही चीजें भिजवा दो और यूजर यहाँ पे क्लिक करेगा जब जैसे ही एडवर्टीजमेंट पे, तो जो रिडायरेक्ट यूआरआई होगी वहां पे यूजर को वेबसाइट पे रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा और उसी टाइम पे क्लिक इवेंट क्लिक सर्विस को दे दिया जाएगा। और वो क्लिक इवेंट कुछ ऐसा दिखेगा। क्लिक इवेंट की टेबल होगी, क्लिक डेटा, और इसमें क्या क्या होगा, इवेंट आईडी, और क्या क्या होगा, एडवर्टीजमेंट आईडी, और क्या क्या होगा, यूजर आईडी, और क्या होगा, टाइम स्टैम्प। ठीक है, ऐड यहां पे शो हो रहा है। ठीक है, उसी ऐड के डेटा के साथ रिडायरेक्ट यूआरआई भी आई है। ठीक है, वो भी यहाँ पे शो हो रही है। यूजर जब ऐड पे क्लिक करेगा तो उस रिडायरेक्ट यूआरआई पे वो रिडायरेक्ट होगा, उसी टाइम पे क्लिक इवेंट इस सर्विस को भेजा जाएगा। ये सर्विस उस क्लिक इवेंट के डेटा को क्लिक डीबी में स्टोर करा लेगी, है ना। ये एकदम बेसिक सिस्टम है। अब इसमें एक प्रॉब्लम है यार, प्रॉब्लम एलेक्स जू ने भी बताई हुई है अपनी किताब में। प्रॉब्लम ये है यार कि अगर आप ऐड के साथ रिडायरेक्ट यूआरआई भिजवाते हो तो यूजर डॉम के अंदर से रिडायरेक्ट यूआरआई फेच कर सकता है। बहुत सिंपल। फेच करने के बाद हो सकता है वो ऐड पे क्लिक ही ना करे, सीधा वो कॉपी पेस्ट करके न्यू टैब पे खोल दे, तो वो जो रिडायरेक्ट यूआरएल है उसको एक्सेस भी कर पाएगा और क्लिक सर्विस पे उसका क्लिक रिकॉर्ड भी नहीं होगा क्योंकि उसने क्लिक किया ही नहीं है। पाइथन की कोई आपने स्क्रिप्ट लिख दी फ्रंट एंड पे ऑपरेट करने वाली, जो इस तरह की यूआरएल्स को एक्सट्रैक्ट करती है और वहां पे जाके रिडायरेक्ट करा देती है। क्लिक यहाँ पे रिकॉर्ड ही नहीं होता है। कुछ ऐसे हो सकते हैं ना भाई जो हेट करते हो एडवर्टीजर्स को वगैरह वगैरह, तो इस वजह से डायरेक्ट सिस्टम तो काम करने नहीं वाला। इसका बेटर तरीका ये हो सकता है कि यहां से सिर्फ ऐड दिखाओ, जैसे ही यूजर उस ऐड पे क्लिक करे उस टाइम पे क्लिक इवेंट यहां पे भिजवाओ और ये सर्विस रीडायरेक्ट यूआरआई यहां से फेच करके लाएगी और तब इसको देगी। इससे हम इंश्योर क्या कर रहे हैं, क्लिक डेटा रिकॉर्ड हमेशा होगा, उस क्लिक डेटा के रिकॉर्ड हुए बिना रीडायरेक्शन कभी नहीं होगा। इतना समझ गए। अब देखो यार, इस पे थोड़ी सी और चीजें करनी है। आर्किटेक्चर यही रहेगा, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं मैं। ठीक है, ये जो भी एड्स की टेबल रहेगी एड आईडी, रीडायरेक्ट यूआरआई, मेटा डेटा, ठीक है, यहां पे रहेगा। और ये रहेगी क्लिक सर्विस। ठीक है भैया, और ये रहा हमारा डेटाबेस जिसमें डेटा स्टोर होगा। ठीक है, पंखा चला देते हैं, बड़ी गर्मी है। अब इतनी कहानी तो पूरी हो गई, आगे की कहानी भी हम लोग चलते हैं। आगे की कहानी क्या थी, पहली फंक्शनल रिक्वायरमेंट पूरी हो गई कि क्लिक रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है, वैलिडेट भी हो रहा है। वैलिडेट का मैंने क्या बताया कि डायरेक्टली हम ऐड के साथ में रिडायरेक्ट यूआरएल नहीं भिजवा रहे हैं, क्लिक सर्विस के थ्रू रिडायरेक्ट यूआरएल आती है। जब यूजर क्लिक करता है तो पहले डेटा क्लिक सर्विस के पास आता है इवेंट,
और क्लिक सर्विस फेच करके लाते हैं रीडायरेक्ट यूआरआई, जिसको यहाँ पे शो करती है, ठीक है। और उसके बाद वो जो क्लिक का डेटा है उसको इस डीबी में स्टोर करा लेती है। ये तो भैया कहानी हो गई हमारे पहली फंक्शनल रिक्वायरमेंट की। दूसरी रिक्वायरमेंट क्या थी कि जो एग्रीगेटेड डेटा है, इस एग्रीगेटेड डेटा के ऊपर क्वेरी चलाते हैं। क्वेरी कौन चलाता है? एडवर्टाइजर्स। तो अब उसके बारे में समझ लेते हैं। मैसेज आ जाता है यार बार बार कंपनी का। और इस क्लिक डीबी से इंटरेक्ट कौन करेंगे? एडवर्टाइजर्स क्वेरी चलाने के लिए। ये मान लो है एडवर्टाइजर्स का ब्राउजर, एडवर्टाइजर्स का ब्राउजर, ठीक है। एक यहाँ पे हम क्वेरी सर्विस बना देते हैं, जिसको बोल देते हैं एग्रीगेशन सर्विस। ये एग्रीगेशन सर्विस नीचे जाएगी, क्वेरी चलाएगी और डेटा लाके यहाँ पे दे देगी। तो ये बहुत ही बेसिक सा आर्किटेक्चर एक बन गया है, जो कि इंटरव्यू में आपको डेफिनेटली फेल करवा देगा। फेल क्यों करवा देगा? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ फंक्शनल रिक्वायरमेंट पूरी हुई है, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट नहीं पूरी हुई है। जैसे नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट ये थी कि यहाँ से जो क्वेरी चलेगी 1 सेकंड के अंदर डेटा लाके ऊपर दिखाना है ना। अब यार यहाँ पे दो चीजें हैं। पहली, ये जो डेटाबेस है उसमें बहुत सारे राइट्स होंगे, क्योंकि हमने क्या बोला था 10,000 लोग एक साथ क्लिक करेंगे 1 सेकंड के अंदर, जब नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट बता रहा था। उतने सारे क्लिक झेलने के लायक सिस्टम होना चाहिए, 10,000 20,000 50,000 जो भी है। कुल मिला के आप इतना समझ लो कि यहाँ पे जो हमको डेटाबेस चाहिए वो राइट हैवी लोड को झेलने लायक होना चाहिए। अब अगर आपने मेरी थ्योरी पढ़ी होगी तो राइट हैवी लोड को झेलने लायक, अगेन मैंने आपसे क्या बोला था, ग्रेनुलैरिटी जो मैंने आपको बताई थी वो 10 मिनट की थी। ऐसा भी हो सकता है कि इंटरव्यूअर आपसे बोले कि ग्रेनुलैरिटी 1 मिनट की रखो। यहां पे आपके पास दो रास्ते हैं। अगर ग्रेनुलैरिटी 10 मिनट की है, मतलब आपके पास इनफ टाइम है कि जब यहाँ पे क्लिक हुआ है और उस क्लिक का डेटा रिकॉर्ड पे आए और कोई उस पर क्वेरी चलाए, तो आप यहाँ पे मैसेज क्यू भी लगा सकते हो। थ्योरी मैंने आपको पढ़ाया था कि डेटाबेसिस को अगर हाईली स्केलेबल करना है तो डेटाबेसिस का लोड या तो खूब सारे शार्ट्स बना दो, वो सब अगर कर भी दोगे तो आपका राइट लोड झिल जाएगा, बट जो एग्रीगेशन क्वेरीज होंगी वो हार्ड हो जाएंगी, क्योंकि अलग अलग नोड पे टेबलों का डेटा है, मिला के आपको कुछ क्वेरी चलानी पड़ेगी। भाई जो ये नाइकी वगैरह है वो लोग क्या देखना चाहेंगे? वो लोग देखना चाहेंगे कि किसी पर्टिकुलर एड के लिए किसी पर्टिकुलर टाइम स्टैम्प के बीच में कितने क्लिक्स आए हैं और कितने इंस्टॉल आए हैं, इस तरह का डेटा होगा। ज्वाइन वॉइन लगा के वो लोग चेक करेंगे। अब अगर डेटा अलग अलग नोड्स में होगा तो क्रॉस सर्वर ज्वाइन लगेंगे। क्रॉस सर्वर ज्वाइन का मतलब एक टेबल हो सकता है इस नोड पे हो, एक टेबल हो सकता है इस नोड पे हो, वगैरह वगैरह, है ना। या आप शार्डिंग वार्डिंग वाली टेक्निक भी अगर यूज करोगे तब भी आपके जो ज्वाइंट्स लगेंगे वो थोड़े से हैवी हो जाएंगे, क्योंकि पहली बात तो क्वेरी हैवी है, डेटा अलग अलग टेबल में होगा, तो 1 सेकंड के अंदर तो आप भिजवा नहीं पाओगे। तो इसका मतलब आप सीधा शार्टिंग वार्टिंग से काम नहीं चल सकता, आपको नोड तो एक ही रखनी पड़ेगी। दूसरा तरीका क्या था, क्योंकि 10 मिनट की ग्रेनुलैरिटी है, दैट मींस 10 मिनट का डिले हो सकता है डेटा दिखाने में, तो ठीक है यार आप एक यहाँ पे काफका लगा दो, मैसेज क्यू लगा दो। तरीका बता रहा हूँ कि यहाँ पे एक मैसेज क्यू लगा दो, उस मैसेज क्यू में भरते जाएंगे क्लिक्स, और इस डेटाबेस की जितनी कैपेबिलिटी है प्रोसेस करने की, उस कैपेबिलिटी से ये लेता रहेगा, है ना। तो इसमें यहाँ पे पोस्टग्रेस डायनमो वगैरह काम कर जाएंगे। अगर ग्रेनुलैरिटी 1 मिनट की होती, मान लो कि तुरंत आपको दिखाना है, तो आप यहाँ पे मैसेज क्यूज वगैरह तो यूज नहीं कर पाते, है ना। तो उस केस में पर्टिकुलर कुछ डेटाबेस होते हैं, जिसमें से कसांड्रा इज नोन फॉर हैंडलिंग राइट हैवी लोड। अब जब आप बोलोगे यहाँ पे कि मैं यहाँ पे कसेंड्रा यूज करूंगा क्योंकि राइट हैवी लोड है और नोड हमें सिर्फ एक रखनी है क्योंकि जो क्वेरी है इसको फास्ट रखना है, तो चलो आप ऐसे बता देना कि आई विल यूज कसांड्रा। जैसे आपने ये शब्द बोला कि कसांड्रा इज एबल टू सूटेबल फॉर राइट हैवी लोड, तुरंत इंटरव्यूअर डिग डीप करेगा कि वाई। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, बहुत डीप में नहीं जाना है इसमें, आपको इतना बोलना है, यहाँ से आपको पता लगेगा कसांड्रा राइट हैवी लोड क्यों हैंडल करता है। नॉर्मल जो डेटाबेस होते हैं ना यार, उसमें मैंने थ्योरी में भी बताया हुआ था, यहाँ पे डिस्क होती है,
ठीक है, यहाँ पे लॉग फाइल्स होती हैं जिनको रिकवरी के लिए बाद में यूज किया जा सकता है। तो जैसे ही कोई राइट क्वेरी आई, सबसे पहले डिस्क में जो पर्टिकुलर रो होगी, डिस्क फिजिकल मेमोरी, उस पर लॉग लिया जाएगा। या मान लो अपडेट क्वेरी आई, यहाँ पे जो रो है जिसको अपडेट करना है, पहले उस रो को लॉक किया जाएगा और उसका डेटा उठ के यहाँ सर्वर पे एक रैम भी होता है, डेटाबेस सर्वर पे, उस रैम मेमोरी पे उठ के वो रो आएगी। उस रैम मेमोरी पे जो नया अपडेट करना है वो डेटा लिखा जाएगा। उसके बाद वो वापस डिस्क में लिखा जाएगा। इसके बाद हम कहेंगे कि राइट पूरा हो चुका है। तब तक के लिए जब ये डेटा यहाँ डिस्क से उठ के रैम में आया, अपडेट हुआ और नीचे गया, तब तक के लिए डिस्क लॉक्ड रहती है, वहां पे कोई और एडिट्स वगैरह नहीं हो सकते पर्टिकुलर रो पे। तो ये जो प्रोसेस होता है ना डिस्क से इंटरेक्ट करने वाला, डिस्क फिजिकल रिसोर्स है, फिजिकल है, ठीक है, इसको उठा के आप निकाल के किसी और डेटाबेस सर्वर में लगा दो, वहां भी आपको डेटा दिख जाएगा। डिस्क में लिखना मुश्किल होता है, इस वजह से लेटेंसी बढ़ती है। कसांड्रा बनाने वालों ने क्या दिमाग लगाया ना यार, कि वो लोग डिस्क को हटा ही देते हैं। डिस्क को हटा देते हैं मतलब पूरी तरह नहीं हटाते, बट मैं आपको एक प्रोसेस बताता हूं। कसांड्रा में क्या होता है, यहां पे डिस्क रहती है, जैसे ही राइट लोड आता है ना, वो डिस्क में डायरेक्टली नहीं लिखा जाता है। यहां पे फाइलें बनती हैं, एक फाइल, दो फाइल, तीन फाइल, ऐसे कर लो। इनको बोलते हैं कमिट लॉग्स। उन कमिट लॉग्स में जाके डेटा लिख दिया जाता है। जितना राइट आता गया उसको हम इन कमिट लॉग्स में लिखते रहे। जो कमिट लॉग्स है वो क्या है, इन मेमोरी रैम। इन मेमोरी रैम को एक्सेस करना इजी होता है, फास्ट होता है कंपेयर टू डिस्क। तो सारे राइट यहां लिखवाते जाओ, रीड भी आए तो यहीं से रीड करवाते जाओ, डिस्क इन्वॉल्व भी नहीं है। पीरियोडिकली मे बी 1 मिनट के पीरियड में, 10 मिनट के पीरियड में जो भी सेटिंग करनी हो उस सेटिंग के हिसाब से ये सारा डेटा बाद में डिस्क में लिख दिया जाता है। अब आप ये सोच रहे होगे कि रिलायबिलिटी तो इसकी रहेगी नहीं, क्योंकि डेटाबेस को हम लोग यूज इसलिए करते थे ताकि परसिस्टेंट स्टोरेज रहे इस डिस्क के अंदर। इस डिस्क को उठा के किसी और सर्वर में लगा दो, वहां भी डेटा दिखता रहे, है ना। तो उसका भी इलाज है। ये जो कमिट लॉग्स है ना, इनके मल्टीपल अंदर रेप्लिकास बने होते हैं, ठीक है। तो डेटा सिर्फ एक जगह नहीं, मल्टीपल जगह लिखा जाता है। जो कसांड्रा का सर्वर होता है ना, उसमें भी अंदर मल्टीपल नोड्स होते हैं, ठीक है, जिनके अंदर रेप्लिकेट रहता है डेटा। तो एक नोड डाउन हो भी गई तो दूसरी नोड से काम चल जाएगा, ठीक है। इस वजह से कसांड्रा बहुत सारा राइट हैवी लोड हैंडल कर पाता है। टेक्निकल टर्म्स मैंने यहाँ पे नहीं बताए हैं, मैम टेबल, एसएसएस टेबल, वो सब उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। बस आप इतना एक बेसिक बता सकते हो कि इस वजह से कसांड्रा राइट हैवी लोड को हैंडल कर पाता है, ठीक है। तो हमने वही देखा था यार कि राइट हैवी डेटा चाहिए और ये क्वेरी भी राइट हैवी लोड को हैंडल करने वाला डेटाबेस चाहिए, और ये क्वेरी बहुत फास्ट चलानी है। इसलिए हम शार्टिंग वार्टिंग पे जाते तो राइट हैवी लोड तो हैंडल हो जाता, बट क्वेरी फास्ट नहीं होती। इसलिए हमें इंस्टेंस एक ही रखना था। इंस्टेंस अगर एक रखते तो हम यहाँ पे क्यू लगा सकते थे। क्यू लगाते तो जो क्लिक आया है वो इस डेटाबेस में जाने में थोड़ा समय लगता। ना ग्रेनुलैरिटी हमने 10 मिनट की बोली थी, तो क्यू वाला सोल्यूशन चल सकता था। ग्रेनुलैरिटी अगर हम लोग 1 मिनट की रखें या उससे कम रखें, आपके इंटरव्यू ने बोल दिया, तो हम यहाँ पे क्यू भी नहीं लगा सकते। उस केस में हमने बोला कि हम कसांड्रा यूज कर लेंगे, बिकॉज इट इज एबल टू हैंडल राइट हैवी लोड। कसांड्रा यूज करने के बाद भी ये जो क्वेरी चलेगी ना वो हैवी रहेगी। 1 सेकेंड के अंदर हमें डेटा दिखा देना है, उसने क्वेरी चलाई, 1 सेकेंड के अंदर डेटा दिख जाए, वो कसांड्रा भी नहीं कर पाएगा, बिकॉज कसांड्रा इज बिल्ड फॉर हैंडलिंग राइट हैवी लोड। बट कसांड्रा इस वजह से नहीं हैंडल कर पाएगा क्योंकि जो क्वेरी है ना, क्वेरी वो हैवी है। तो वो आप पोस्टग्रेस में भी चलाओगे वहां भी हैवी रहेगी, कहीं भी चलाओगे हैवी रहेगी। बट कसांड्रा बिना मल्टीपल नोड बनाए राइट हैवी लोड हैंडल कर पा रहा है, इसलिए हमने यूज किया है।
अब उसका क्या इलाज है? तो यार एक चीज होती है, एनालिटिकल पर्पस के लिए भी कुछ डेटाबेसेस बनाए जाते हैं जिनको हम नाम देते हैं ओलैप, ऑनलाइन एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म, ऐसे करके उनको बोला जाता है। उसका हमें यहाँ पे इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो बोर्ड में जगह थोड़ी कम बच रही है, मैं वीडियो को पॉज करता हूँ और मिटा के थोड़ा ऊपर नीचे करता हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो यार अब राइट की तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, रीड की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करोगे? कसांड्रा राइट ऑप्टिमाइज होता है, राइट लोड बहुत सारा रख लेता है, रीड के लिए ऑप्टिमाइज उतना नहीं होता। सपोज करो, क्योंकि हम लोग का मैंने क्या बोला था, 10 के एक साथ कंकरेंट आ सकते हैं क्लिक्स। मान लो कि बहुत ऑप्टिमाइज करके आपने डायनमो लगा दिया या पोस्टग्रेस लगा दिया, पोस्टग्रेस ले लो चलो, वो तो रीड ऑप्टिमाइज भी होता है। तो हम ऐसा कर सकते हैं, देखो यहां पे जो डेटा भरा होगा वो इस फॉर्मेट में भरा होगा। अब मैंने आपको क्या बताया था, एडवर्टाइजर्स जो होंगे वो क्वेरी कैसी डालेंगे, रेंज क्वेरी टाइप की। रेंज क्वेरी टाइप की मतलब कि जैसे सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम सो एंड सो टेबल में बी क्लिक डीबी वेयर add id equal to something something time stamp की कुछ रेंज होगी। मतलब वो लोग बेसिकली चाहते क्या है कि इस टाइम रेंज की टाइम रेंज में पर्टिकुलर ऐड आईडी के लिए कितने क्लिक्स आए, इस तरह की क्वेरीज उन लोग को चाहिए होंगी। तो वो चाहे तो इस तरह की क्वेरी यहाँ पे भी रख सकते हैं, बट अगेन खूब सारे ज्वाइन वाइन लगाने होंगे, ट्रांसफॉर्मेशन करना होगा, और जो हमारी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट की वेरी लो लेटेंसी में डेटा फैच हो जाना चाहिए 1 सेकेंड के अंदर, वो यहाँ पूरी नहीं होगी। तो हम लोग नॉर्मली जो एड क्लिक एग्रीगेटर्स मतलब वाइट पेपर्स मैंने पढ़े थे, उसमें पता है कैसे रहता है सिस्टम, उसमें हम लोग ईटीएल पाइपलाइन टाइप की बनाते हैं। घबराना मत, ईटीएल नाम सुन के कुछ नहीं होता, मैं इसको देसी टर्म में समझाता हूँ। करते कुछ नहीं है यार, एक स्पार्क नाम की स्पार्क नाम की सर्विस होती है, सर्विस कह लो या स्पार्क जॉब कह लो, ठीक है। तो ऐसे मान लो देसी टर्म में कि एक सर्विस होती है जिसका काम बेसिकली जॉब रनर मान लो। जॉब रनर मतलब बेसिकली एक स्क्रिप्ट आप यहां पे लिख देते हो, उस स्क्रिप्ट के थ्रू यहां से डेटा आप उठाओगे और ट्रांसफॉर्म करके, ट्रांसफॉर्म का मतलब यहां पे तो डेटा अलग अलग तरह से भरा हुआ है, भाई मैंने तो इतना लिखा है, एक्चुअली में तो यहाँ पे बहुत सारा फर्जी डेटा भरा होता है। और आपको पता है कि जो एडवर्टाइजर्स है, जैसे आप गूगल एड्स का डैशबोर्ड अगर खोलोगे तो वहां पे आप बटन पे क्लिक करते हो, एपीआई कॉल होती है तो कोई क्वेरी से ही डेटा फैच होके आता है ना। तो वो डैशबोर्ड तो फ्रीक्वेंटली चेंज होता नहीं है, मतलब जो एडवर्टाइजर्स क्वेरी करेंगे वो फिक्स है। उन क्वेरी के हिसाब से एक दूसरे डेटाबेस में टेबलें डिजाइन करके जिस तरह की क्वेरी एडवर्टाइजर्स डालेंगे उसके हिसाब से एक दूसरे डेटाबेस में टेबल डिजाइन कर दी जाती है, और उस फॉर्मेट में यहां से डेटा उठा के स्पार्क डेटा यहां पे फिल कर देता है। एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म लोड, ऐसे समझ लो, ईटीएल, ठीक है, एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म लोड। और ये वाला जो डेटाबेस होगा वो रीड ऑप्टिमाइज डेटाबेस होगा, पोस्टग्रेस ले लो। और इस पोस्टग्रेस में आपको पता ही है सीक्वल डेटाबेसेस में इंडेक्सिंग होती है, तो जो भी क्वेरीज आएंगी वो फटाफट लेस देन 1 सेकेंड में चल जाएंगी, ठीक है।
अब आप देखो ये भी कह सकते हो, मतलब इतना अगर आपने बना दिया। अच्छा हाँ, और ये जो स्पार्क की जॉब होती है ना, वो क्रॉन के थ्रू ट्रिगर करवा लो। अब आप कमेंट में बताना कि हम लोग, आप सभी ने क्रॉन जॉब यूज की होगी, उसके अंदर भी तो हम कोई स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट चला सकते हैं ना। उस क्रॉन को ही डायरेक्ट यहां क्यों नहीं यूज कर लेते हैं? क्यों हम स्पार्क यूज कर रहे हैं? ये आपका होमवर्क है। ना समझ में आए तो कमेंट में डालना, मैं बता दूंगा। ये अगर ये मेरे से पर्सनली पूछ लिया था इंटरव्यूअर ने, जब मैंने इस तरह का बताया था, मैंने तो भाई व्हाइट पेपर पढ़े थे तो उसमें इस तरह का आर्किटेक्चर दिया हुआ था, तो मुझे पहले से पता था। देखो, कंपनी जिसमें आप दे रहे हो ना इंटरव्यू, वो कंपनी किस चीज पे काम करती है, मतलब जिस पर्टिकुलर टीम के लिए आप दे रहे हो, अगर टीम स्पेसिफिक हायरिंग है तो उस टीम के बंदे जिस चीज पे काम कर रहे हैं ना, लिंक्डइन पे जाके उनका प्रोफाइल खोलना, और जो जो उन्होंने काम लिखा हो उसके आजू बाजू पढ़ लेना। जो आपका इंटरव्यू लेने वाले हैं सिस्टम डिजाइन का, उनका लिंक्डइन खोलना, उसमें जो जो उन्होंने लिखा हो उसके आजू बाजू पढ़ लेना। उससे आपको एक अंदाजा मिल जाएगा कि वही चीज वो लोग पूछने वाले हैं। तो मैंने तो व्हाइट पेपर जाके पढ़ लिए थे एडवर्टीजमेंट के, जो भी इंजीनियरिंग डॉक्स वगैरह होते हैं, वहां पे इस तरह का आर्किटेक्चर दिया था, वही मैंने प्रेजेंट किया। फिर उसने पूछ लिया कि यही क्रॉन हम डायरेक्टली क्यों नहीं यूज कर ले रहे। ये बेसिकली क्या है, ये एक स्क्रिप्ट ही है। उस स्क्रिप्ट को क्रॉन के थ्रू ट्रिगर कराओ और वो स्क्रिप्ट यहां से डेटा लेके ट्रांसफॉर्म करके यहां डाले, इससे बढ़िया सीधा क्रॉन ही ले लो। तो मेरे को तो आंसर पता था, मैंने बता दिया था। आप लोग थोड़ा रिसर्च करना और बताना कि क्रॉन जॉब और स्पार्क में डिफरेंस क्या होता है वगैरह वगैरह कमेंट में, ठीक है। तो इस तरह का आर्किटेक्चर मैंने दिया था और मैं सिलेक्ट हो गया था। एक और काउंटर क्वेश्चन उन्होंने पूछा था, और ये डिजाइन डेटा इंटेंसिव एप्लीकेशन में भी एक दूसरे चैप्टर में इसका जिक्र है। इसी तरह का ये जो इतना पार्ट है ना, इतना आप याद करके रख लो। इसी को बेसिकली एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म लोड ईटीएल टाइप का कहते हैं। बहुत जगह काम आएगा, आगे भी आप वीडियोस देखोगे। तो डिजाइन डेटा इंटेंसिव में इस तरह का डिस्कशन बहुत बार आया है। और उन्होंने उसमें जो इंटरव्यूअर ने मुझसे पूछा था ना, वो डाउट डिजाइन डेटा इंटेंसिव एप्लीकेशन किताब में भी दिया हुआ था। तो वो लोग ये बोल रहे थे कि हम लोग एक्सट्रैक्ट करके ट्रांसफॉर्म करके दूसरे डीबी में लोड क्यों करते हैं? एक्सट्रैक्ट करके ट्रांसफॉर्म करके इसी डिजाइन को यहीं लोड कर दो। बेसिकली ये डेटाबेस हम लेके ही क्यों आए हैं? सिर्फ इसलिए क्योंकि सोर्स में डेटा अलग तरह से भरा हुआ है और क्वेरी फिक्स तरह की आएंगी। तो उन क्वेरी के हिसाब से स्कीमा डिजाइन करके डेटा ट्रांसफॉर्म करके लोड कर दिया जाता है। तो सेम डेटा डिजाइन करके यहीं क्यों नहीं लोड कर देते हम लोग? उन्हीं टेबलों पे रीड होगा। रीजन रीजन ये है कि डेटाबेस होता क्या है। एक लैपटॉप ही, एक सर्वर ही है जिसके पास डिस्क होगी, मेमोरी होगी, रैम होगा, सीपीयू होगा। कहने का मतलब कंप्यूट रिसोर्सेज होंगे जिनका काम क्रड ऑपरेशन करना होगा इस डिस्क पे। अगर आप ये ट्रांसफॉर्मेशन करके नए डेटाबेस की जगह इसी डेटाबेस में भर भी देते हो, तो भी सेम टाइम पे खूब सारे राइट भी हो रहे हैं जिनको करने के लिए कंप्यूट रिसोर्सेज चाहिए, खूब सारे रीड भी हो सकते हैं जिनको करने के लिए फर्दर कंप्यूट रिसोर्स चाहिए। पहला रीजन तो ये मैंने बताया था कि क्यों नहीं हम लोग यहीं भर देते हैं, क्योंकि कंप्यूट रिसोर्सेज बहुत ज्यादा चाहिए होंगे और डेडलॉक्स की संभावना बढ़ सकती है। ठीक है। और अच्छा चलो, ये भी आप कमेंट में बढ़ाना कि डेडलॉक्स की संभावना क्यों बढ़ सकती है अगर हम राइट लोड भी यहीं डाल रहे हैं, रीड लोड भी यहीं डाल रहे हैं। मतलब राइट लोड यहाँ पे आया, ट्रांसफॉर्म करके रीड भी यहीं भर दिया, इधर से राइट लोड, राइट कुछ होता जा रहा है, इधर से लोग रीड करते जा रहे हैं। दोनों को साइमल्टेनियसली करने के लिए कंप्यूटर रिसोर्सेज की जरूरत है। इससे कंटेंशन भी बढ़ सकता है क्योंकि रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होंगे यार, 10,000 राइट्स लगातार आ रहे हैं तो सिस्टम स्लो होगा, पहली बात। दूसरा, सेग्रीगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज थ्योरी में मैंने आपको बताया था, डीकपलिंग। हम लोग बेसिकली फॉल्ट टॉलरेंस इंट्रोड्यूस कर सकते हैं अगर हम ट्रांसफॉर्म करके डेटा अलग डेटाबेस में डालें। क्यों?
मान लो ये सिस्टम डाउन भी हो गया और अगला डेटा नहीं आ रहा है क्लिक होने के बाद, कुछ मान लो डिस्करप्ट हो गई, बाढ़ आ गई, तबाही आ गई, कुछ हो गया, तो जो ऑलरेडी कैलकुलेटेड डेटा है वो यहां पे रहेगा, और जो एनालिसिस अब तक के डेटा का था वो आराम से एडवर्टाइजर्स कर पाएंगे। एक तो ये है, तो यही दो रीजन थे। और फॉल्ट टॉलरेंस मैंने नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में बताया भी था कि हमें इंट्रोड्यूस करना है। ठीक है भैया, तो ये हो गया हमारा सिस्टम जो हमारे 4 से 5 साल एक्सपीरियंस वालों को पास कर देगा। ठीक है, अब यार कहानी आती है डीप डाइव। मतलब अगर आप स्टाफ कैंडिडेट हो 8 साल वाले, तो 3 से 4 मैं एक्चुअली क्या करता हूँ ना, जो इंटरव्यू में फेल होता हूँ ना बड़ी बड़ी कंपनियों के, बाद में उन लड़कों से लिंक्डइन में कनेक्ट करके उनके साथ मतलब रिक्वेस्ट करके गूगल मीट कॉल करके उनसे फीडबैक ले लेता हूँ कि यार आपकी एक्सपेक्टेशन क्या थी। क्योंकि मतलब मेरे दिमाग में भी आइडिया कहीं ऊपर से तो आ नहीं जाता है, इधर उधर से पूछ पूछ के समझ समझ के ही करते हैं। तो वो लोग बताते हैं कि यार उनको ऊपर से ये बताया जाता है कि अगर आप 7 से 8 साल मतलब 8-10 साल ऐसे टाइप के बंदे का सीनियर इंजीनियर का ले रहे हो ना, तो कोई 2 एरिया में उनको डीप डाइव जाना पड़ेगा। अगर आप मिड लेवल का ले रहे हो तो कोई एक एरिया, जैसे आपने कसांड्रा का बता दिया, मान लो कि कसांड्रा हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं, उसमें कमिट लॉग्स में स्टोर होता है, इस वजह से वो राइट स्केलेबल होता है, वो इनफ है आपके लिए। या फिर आपने ये बता दिया कि डेटा हम लोग दोबारा ट्रांसफॉर्म करके अलग डेटाबेस में क्यों डाल रहे हैं, इधर ही क्यों नहीं रख रहे, तो इतना आपके लिए इनफ है। स्टाफ वालों को ना और डीप में जाना पड़ता है। तो चलिए वो चीज़ें एक बार देख लेते हैं। अब देखो यार, ग्रैनुलैरिटी जो मैंने बोला था नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में, वो 10 मिनट्स की थी। तो हम लोग क्रॉन जॉब 10 मिनट में चला देंगे, 10-10 मिनट का डेटा इकट्ठा होता जाएगा। क्रॉन जॉब से जॉब रनर मतलब स्पार्क चलता रहेगा और 10 मिनट का डेटा ट्रांसफॉर्म करके इधर डालता रहेगा। और मैंने ये भी बोला था कि इंटरव्यूअर ये भी कह सकता है कि ग्रैनुलैरिटी हमें कम चाहिए, 1 मिनट की चाहिए। तब क्या करोगे, क्रॉन हर 1 मिनट पे चलाओगे। अगर क्रॉन हर 1 मिनट पे चलाओगे, पहली बात तो कंप्यूटेशन हैवी टास्क है, जो सर्विस स्पार्क की यूज़ करोगे, ग्लू जॉब वगैरह जो भी है, हर 1 मिनट पे चलाना क्या सही है? ओवरलैप्स भी आ सकते हैं भाई। यहाँ पे आपको छोटा डेटा दिख रहा है, असली में तो बहुत सारी फील्ड्स होती हैं, उनको उठा के ट्रांसफॉर्म करके डेटाबेस में भरना इतने बड़े स्केल पे, 10K 10K पर सेकेंड, मतलब 1 मिनट में 600K। ये जॉब ही 1 मिनट से ज्यादा टाइम ले लेगी। ओवरलैप्स आ सकते हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं ना यार, सिस्टम को और रियल टाइम बनाते हैं। तो अब जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं उनको ये चीज़ समझ में शायद थोड़ी कम आए। मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियर यहीं से स्टार्ट करते हैं। मैंने तो डेटा इंजीनियरिंग में काम किया था 8-9 महीना, इसलिए मेरे को ये चीज़ थोड़ी आ गई थी। सर्विसेज लाइक काइनेसिस, फ्लिंक एटसेट्रा। तो एक बार देखते हैं यार, उसको यूज़ करके हम अगर 1 मिनट से कम की ग्रैनुलैरिटी है तो काम कैसे चलाएंगे। ठीक है, तो यार उसके लिए ना थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं। ऐसे समझ लो कि डेटा यहां से आ रहा है, किसी तरह हमें ट्रांसफॉर्म करके पोस्टग्रेस में पहुंचाना है। ठीक है, हम लोग काइनेसिस अगर लगा दें यहां पे, काइनेसिस क्या है, AWS सर्विस है फॉर इवेंट स्ट्रीमिंग। इवेंट स्ट्रीमिंग, जैसे जैसे यहां से इवेंट आते जाएंगे रियल टाइम में, वैसे ही वैसे आगे ये भेजता जाएगा। डिटेल में पढ़ना हो तो यार खुद से पढ़ लेना काइनेसिस, और बहुत ज्यादा चुन लो तो बता देना, वीडियो बना दूंगा। यहाँ पे इसलिए नहीं बता रहा हूँ ताकि बहुत लंबा ना हो जाए वीडियो।
मुझे लगता है कि बहुत डिटेल में ये पढ़ने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि आप बोल सकते हो कि आई हैव नेवर वर्कड इन काइनेसिस, बट यार टाइम मिले पढ़ लेना, यू आर अ इंजीनियर, शुड हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, फ्लिंक के बारे में जरूर पढ़ लेना। अगर आपने हाईली स्केलेबल सिस्टम्स में काम किया होगा 10,000 क्यूपीएस टाइप के, तो फ्लिंक आपने कहीं ना कहीं यूज किया ही होगा। तो ये फ्लिंक क्या करता है ना, देखो अपाचे के जितने भी है ना, अपाचे जो जो भी प्रोवाइड करती है, स्पार्क, फ्लिंक, सब मस्त मस्त चीजें होती हैं, ठीक है। तो ये फ्लिंक क्या करता है ना, इट कैन एक्ट एज अ स्ट्रीम डेटा एग्रीगेटर। ठीक है, फ्लिंक का डॉक्यूमेंटेशन मत पढ़ना, बहुत बेकार डॉक्यूमेंटेशन है, मेरे को भी 3-4 दिन लग गए थे समझने में। तो मेरे को 2-3 मैंने वीडियो देखे तो फ्लिंक का समझ में आया कि उसको हम कैसे स्ट्रीम डेटा एग्रीगेटर की तरह यूज़ कर पाते हैं। बहुत डीप में मैं नहीं जाऊँगा, मैं सिर्फ आपको ऊपर ऊपर का बता रहा, क्योंकि इंटरव्यूअर में भी आपको उतना डीप में एक चीज़ उठा के नहीं जानी होती है, खास करके ये फ्लिंक टाइप की चीज़ें। ये क्या करता है ना यार, जैसे जैसे इवेंट्स आते रहते हैं ना, आप बेसिकली यहाँ पे इंटरवल डिसाइड कर सकते हो कि आपको 1 मिनट की ग्रैनुलैरिटी चाहिए तो आप 1 मिनट का इंटरवल दे सकते हो। तो ये 1 मिनट का डेटा इकट्ठा करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा, ठीक है, साइड बाय साइड पैरेलली एग्रीगेट करके इस फॉर्म में, जिस फॉर्म में डिजाइन किया है ना, जहां पे क्वेरीज अच्छे से चले, उस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करता भी रहेगा, ठीक है। और जैसे ही 1 मिनट ओवर होगा तुरंत लाके यहां पे भर देगा, ठीक है। यही होता है फ्लिंक, रियल टाइम डेटा को रियल टाइम में ट्रांसफॉर्म कर सकता है फ्लिंक की मदद से हमारा सिस्टम, ठीक है। अपाचे का सॉफ्टवेयर है अपाचे फ्लिंक, और इसमें फ्लश इंटरवल भी होते हैं। फ्लश इंटरवल क्या होते हैं यार, मान लो आपने 10 सेकंड का फ्लश इंटरवल डाल दिया, तो अब पता है क्या होगा, 1 मिनट का आपने इंटरवल डाला था, चाहो तो आप 10-10 सेकंड में पार्शियल डेटा जितना एग्रीगेट हुआ है वो भी भर सकते हो यहां पे। इसको मैंने पोस्टग्रेस लिख दिया है, बट बेसिकली इट इज कॉल्ड एज ओलैप। हमारी तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट सीधी साधी थी इसलिए पोस्टग्रेस से काम चल जाएगा, बट रियल सिस्टम में ओलैप्स यूज होते हैं। ओलैप इज ऑनलाइन एनालिटिक्स प्रोसेसिंग, ये भी काइंड ऑफ डेटाबेस टाइप की समझ लो, जो ऑनलाइन एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म्स में यूज होते हैं, डीएसपीज वगैरह जो होते हैं ना, अमेजॉन एड्स में जिन्होंने काम किया होगा वगैरह वगैरह, एडवर्टीजमेंट एजेंसी की जो कंपनियां हैं, ठीक है। तो ये आ गया फ्लिंक, जो रियल टाइम डेटा काइनेसिस की मदद से इकट्ठा करेगा, इकट्ठा करते करते पैरेलली उसको एग्रीगेट भी करता रहेगा, और जैसे ही इंटरवल जो तुमने डिसाइड किया वो खत्म होगा उसको लाके यहां भर देगा। डन। फ्लश इंटरवल किस लिए है, ये 1 मिनट का जो तुमने इंटरवल दिया है, सपोज करो उसके पहले भी तुम चाहते हो कि जितना पार्शियल हो गया उतना ही भर जाए, तो ये फ्लश इंटरवल जितना तुम डालोगे उतना उतना भी डेटा भरता जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, सपोज करो डेटा ऐसे ऐसे आ रहा है, 10 सेकंड में इतना आया, 20 सेकंड में इतना आया, 30 सेकंड में इतना आया, तो इतना डेटा एग्रीगेट होके, क्योंकि फ्लश इंटरवल 10 सेकंड का डाला है, इतना डेटा एग्रीगेट होके भर जाएगा। अगले 10 सेकंड के बाद इतना डेटा, उसके अगले 10 सेकंड के बाद इतना डेटा, ऐसे कर करके भी पार्शियल डेटा भी ओलैप्स में जा सकता है। तो ये तो एक डीप डाइव हो गया। अब आगे चलते हैं, इसमें और भी सिस्टम में बहुत सारी चीजें हैं और ये बहुत जगह यूज होंगी, इसलिए ध्यान से समझना। अब देखो यार, फाइनल पार्ट, जब भी आप इस तरह का रियल टाइम सिस्टम बनाओगे ना, जहां पे एक सर्विस से काइनेसिस कनेक्टेड है जो रियल टाइम पे डेटा ले रही है और रियल टाइम पे ही फ्लिंक को दे रही है, ये दोनों कंपोनेंट याद रख लो, ये बहुत जगह आएगा, ठीक है। कभी भी किसी भी इंटरव्यू में जब इस तरह का सिस्टम आए ना, तो इंटरव्यूअर जरूर बोलेगा कि रियल टाइम प्रोसेसिंग में फॉल्ट टॉलरेंस कैसे लाओगे। अब फ्लिंक और काइनेसिस अपने आप में दोनों मैनेजेबल रहते हैं, ऐसा नहीं होगा कि पूरा का पूरा फ्लिंक फ्लिंक जहां की भी आप अपाचे की सर्विस लोगे कॉन्फ़िगर करोगे पूरी डाउन हो जाए, ऐसा नहीं है, वो आप नहीं मैनेज करते हो, वो क्लाउड से मैनेज होती है, तो ये खुद से तो कभी पूरी डाउन नहीं जाएगी। बट फ्लिंक के अंदर जो कोड चल रहा है
वो तो आप प्रोडक्शन से ही पुश करोगे ना, जॉब टाइप की जो भी लिखोगे। सपोज करो प्रोडक्शन में गलती से सिर्फ 10 मिनट के लिए एक डिप्लॉयमेंट गलत हो गया, 10,000 क्लिक्स पर सेकेंड आ रहे थे, 10 मिनट में कितने सारे क्लिक्स आ जाएंगे। गलत कोड की वजह से हो सकता है वो सारे क्लिक्स गलत एग्रीगेट होके यहां भर जाए, और एडवर्टाइजर जब बिल बनाएंगे उन्हें पे करना पड़ेगा ना। ये प्लेटफॉर्म जो प्रोवाइड करते हैं, डीएसपी प्लेटफॉर्म, एड क्लिक एग्रीगेटर वगैरह, उनसे चार्जिंग होती है ना, चार्ज करते हैं ना वो एडवर्टाइजर से कि देखो यार इतने सारे हमने ये सर्विस आपको प्रोवाइड की है, क्लिक सर्विस जो क्लिक्स को रिकॉर्ड करके आपको डेटा दे रही है। गलत क्लिक्स एग्रीगेट होके भर जाएंगे, हो सकता है गलत कोड जो आपने पुश किया था उसकी वजह से कुछ क्लिक्स का डेटा लॉस्ट भी हो जाए। ये सारी भी प्रॉब्लम्स होती है ना। फ्लिंक डाउन नहीं होगा, बट फ्लिंक के अंदर जो जॉब चल रही है वो तो आप पुश करोगे ना कोड से। 10 मिनट के लिए भी अगर आपने गलत पुश कर दी प्रोडक्शन पे तो कितना सारा डेटा लॉस हो जाएगा। होता क्या है ना, ये जो एडवर्टीजमेंट कंपनियां होती हैं ना, ये बेसिकली बड़ी बड़ी कंपनियों के पास जाती हैं और उनके डिमांड सर्वर प्लेटफॉर्म्स होते हैं, उनको कहती है कि यार ये हमारा एड है, ये है हमारा 10 मिलियन का बजट, अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप करेक्ट यूजर को टारगेट करो और मैक्सिमम से मैक्सिमम क्लिक्स कन्वर्जन लेके आओ। क्लिक कन्वर्जन मतलब 10 लोगों की स्क्रीन में दिखा तो 8 ने क्लिक मार दिया। तो ये जो डीएसपी कंपनियां होती है ना, जितनी अच्छी उनकी सर्विस होती है उतना अच्छा उनको पेमेंट मिलता है, मतलब जितना अच्छा वो क्लिक कन्वर्जन लेके आ रहे हैं उतना उनको पैसा मिलेगा। अगर मान लो क्लिक का डेटा लॉस हो गया बिकॉज ऑफ सम रॉन्ग कोड पुश्ड इन फ्लिंक, तो पैसे का नुकसान होगा। पैसे का नुकसान बचाने के लिए इस सिस्टम में तो मैं एग्जांपल दे रहा हूं, इन जनरल भी कहीं पे भी अगर रियल टाइम प्रोसेसिंग हो रही हो तो आप ऐसे इंटरव्यूअर पूछेगा कि इस गलत डेटा लॉस को बचाने के लिए कैसे आप सॉल्यूशन दिमाग लड़ाओगे। और जबकि नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में भी मैंने बोला हुआ था कि डेटा इंटीग्रिटी हमें चाहिए, डेटा लॉस नहीं होना चाहिए, है ना। तो अब देखो यार हम क्या कर सकते हैं। जुगाड़ जुगाड़ ऐसा है कि जो काइनेसिस है ना, रियल टाइम डेटा लेके यहां दे रहा है, अच्छी बात है, साथ में इससे बोल दो कि यार तुम S3 को भी दे दो, S3 में भी भर दो, ठीक है। और S3 से हमारा कनेक्ट होगा स्पार्क, स्पार्क वही पुराना सॉल्यूशन, ठीक है। स्पार्क चलेगा क्रॉन की मदद से। हमने ये पुराना सॉल्यूशन जो था वो सही से चल रहा था, उसको हटाया ही सिर्फ इसलिए था क्योंकि ग्रेनुलैरिटी 1 मिनट की वो सेटिस्फाई ना कर पाता। बट यहां पे हम लोग सिर्फ डेटा इसलिए भर रहे हैं, मतलब बेसिकली यहां से ओलैप में डायरेक्टली नहीं भर रहा है, चलेगा पूरा सिस्टम रियल टाइम पे ही। कभी मान लो आपको ये लगा कि यार कल रात 2 घंटे के लिए गलत कोड पुश हो गया था और गलत डेटा यहां पे चला गया था, बस उस केस के लिए आप क्रॉन को ट्रिगर कर सकते हो। तो मे भी आप बोल रहे हो कि 24 घंटे में एक बार क्रॉन चला देना और जो भी डेटा हो वो एग्रीगेट करके रख लेना, ऐसे भी कर सकते हो। या आपको मान लो रियलाइज हुआ कि 2 घंटे के लिए प्रोडक्शन में गलत कोड चला गया था वगैरह वगैरह जो भी हुआ था, तो उस केस में आपको ओरिजिनल डेटा चाहिए, तो वो क्लिक्स कहीं लॉस ना हो जाए, इसलिए उन क्लिक्स को हमने S3 में स्टोर करके स्पार्क को चलवा दिया था क्रॉन के थ्रू, ठीक है। और ये जो स्पार्क होगी ना वो जाके एक और सर्विस से कनेक्ट हो जाएगी, ऐसे कर लो। ये जो स्पार्क होगी ना, स्पार्क इस डेटा को एग्रीगेट करके डायरेक्टली ओलैप में नहीं भरेगी, क्योंकि ऐसा हो सकता है ना यार कि चलो आपने बोला कि हम हर 24 घंटे में बैकअप की तरह ये क्रॉन स्पार्क जॉब चलवाएंगे। ऐसा हो सकता है कि उन 24 घंटे में फ्लिंक खराब हुआ ही नहीं था, इसमें गलत कोड पुश हुआ ही नहीं था, तो जो ओरिजिनल डेटा गया था और जो आपने 24 घंटे क्रॉन के बाद चलवाया वो 2 बार भर जाएगा। उसको बचाने के लिए एक और सर्विस हम बना देंगे जो क्या करेगी, यही सब काम कंपेयर करेगी कि करेक्ट डेटा यहां पे है पहले से या नहीं, अगर नहीं है तो यहां से उठा के भरवा दो। उसी काम को इंग्लिश में रिकंसिलिएशन कहते हैं, रिकंसिलिएशन सर्विस, ठीक है। अब इतना भयानक सा आर्किटेक्चर देख के आप लोग पहली बात तो घबराना नहीं, इतना आर्किटेक्चर 15 साल एक्सपीरियंस वाले ही शायद बना पाए,
इनमें से अगर आपने 5-6 सर्विस भी बना दी ना तो काम हो जाएगा। ये देखो बहुत हैवी सा आपको लग रहा होगा, लेकिन उतना हैवी नहीं होता है। जब 3-4 इस तरह के क्वेश्चन डेटा पाइपलाइनिंग वाले सॉल्व करोगे ना तो अपने आप आपको सब कुछ समझ में आने लगेगा। ठीक है, मैं वैसा भी कर सकता था कि पहले से डब्बे डुब्बे बना के यहाँ खड़े होकर ज्ञान पेल रहा हूँ, बट उससे आपको पहले ही डर जाओगे, इसलिए मैंने एक एक करके डब्बे डब्बे बनाए। ठीक है, तो डेटा फ्लो बड़ा आसान है यार। एड प्लेसमेंट सर्विस है जिससे आपको कोई लेना देना नहीं है, इस डेटाबेस से भी आपको कोई लेना देना नहीं है। इस डेटाबेस में एडवर्टीजमेंट आईडी भरी हुई है, उस एड पे क्लिक करने पे कहाँ रिडायरेक्ट होना है वो भरा हुआ है, और मेटा डेटा भरा हुआ है। ये एड इस सर्विस के थ्रू यूजर के ब्राउजर में शो होगा। जब वो उसके क्लिक करेगा तब वो क्लिक इस क्लिक सर्विस पे रिकॉर्ड होगा, और उस टाइम पे ये क्लिक सर्विस दो काम करेगी। पहला, डेटा को आगे बढ़ा देगी काइनेसिस में, उसके बाद उस एड आईडी के लिए जिस एड पे क्लिक किया उस एड आईडी के लिए रीडायरेक्ट यूआरएल लेके आएगी और यहां रीडायरेक्ट कर देगी। इससे क्या होगा, अगर हम एड सर्व जब करा रहे थे उसी टाइम रीडायरेक्ट यूआरएल डालते तो डॉम से बंदा रीडायरेक्ट यूआरएल को फेच करके अगली टैब पे खोल देता और क्लिक रिकॉर्ड ही ना होता। इसलिए हमने ये उल्टा वाला काम किया है जो एक्चुअल में सीधा है। ठीक है, काइनेसिस रियल टाइम पे इवेंट लेगी, रियल टाइम पे फ्लिंक को देगी। फ्लिंक में आपका कोड होगा जो डेटा को एग्रीगेट करके ओलैप में भरेगा। साथ ही साथ काइनेसिस S3 में भी इवेंट डालती रहेगी एज अ बैकअप, ताकि कुछ गलत कोड पुश हो गया तो बाद में क्लिक लॉस ना हो। और स्पार्क को क्रॉन की मदद के थ्रू चलाएंगे और S3 के डेटा को उसी तरह से एग्रीगेट कराएंगे जैसे फ्लिंक कर रहा है, और रिकंसिलिएशन सर्विस पे डाल देंगे। रिकंसिलिएशन सर्विस ये चेक करेगी कि जो अभी डेटा स्पार्क से हम लेके आए हैं वो ऑलरेडी करेक्ट आया था कि नहीं। बेसिकली हम एज अ एडमिन क्या करेंगे ना, जब हमें पता लगा कि यार इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के लिए बिटवीन दीज टाइम स्टैम्प गलत कोड पुश हो गया था, गलत एग्रीगेटेड डेटा चला गया था, वो टाइम स्टैम्प सेट करेंगे एपीआई के थ्रू यहाँ पे, और केवल उतने के लिए डेटा यहाँ से उठा के इधर डाल दिया जाएगा। सिंपल। अब एक लास्ट चीज हम डिस्कस कर लेते हैं, स्केलेबिलिटी वगैरह। अगेन यार मैंने थ्योरी में भी कई जगह आपको एग्जांपल दिया था शार्डिंग वार्डिंग का। इसको बेसिकली किताबों में सेलिब्रिटी प्रॉब्लम बोला जाता है। मान लो ये एक टेबल है जिसमें बहुत सारे हीरो हीरोइनों के नाम है। एक मान लो यहाँ पे पवन कल्याण हो गए, ठीक है, एक पवन सिंह हो गए, ठीक है, एक कौन, एक पवन तेजा हो गए, ठीक है, और यहाँ पे रजनीकांत हो गए, यहाँ पे अमिताभ बच्चन हो गए। अब तमिल से जो ट्रैफिक आएगा मैक्सिमम यहाँ आएगा, बिहार से यूपी से जो आएगा सबसे ज्यादा पवन सिंह पे आएगा, आंध्रा से सबसे ज्यादा पवन तेजा और पवन कल्याण लोगों पे आएगा। सपोज करो आपका सिस्टम मेनली चल रहा है, मान लो बिहार में चल रहा है, पवन सिंह पे बहुत सारा ट्रैफिक आएगा, उसको हैंडल करने के लिए आपको इस पूरे डेटाबेस को स्केल करना पड़ेगा। डेटा में ट्रैफिक केवल इस रो पे आ रहा था इसके करस्पॉन्डिंग, बट स्केल तो आपको पूरी वॉल्यूम करनी पड़ी। इसलिए हम लोग क्या करते थे, ये पवन सिंह का डेटा उठा के अलग नोड में डाल देते थे जिसको स्केल अप स्केल डाउन हम इजीली कर सके, जिससे हमें इतनी बड़ी वॉल्यूम स्केल अप स्केल डाउन नहीं करनी पड़ेगी। वही काम तो यहाँ पे भी हो सकता है यार। मान लो एक एड है जिसको माइकल जॉर्डन ने शूट किया है। माइकल जॉर्डन तो बड़ा आदमी है यार, तो सबका मन करेगा ना, हाँ बढ़िया बढ़िया ले लो ले लो। तो माइकल जॉर्डन वाले एड पे बहुत सारा ट्रैफिक आएगा, बहुत सारे क्लिक्स आएंगे, वो क्लिक्स काइनेसिस पे जाएंगे। काइनेसिस पे भी हम लोग शार्ट्स बना सकते हैं ये बेस्ड ऑन एड आईडी। या मान लो लोगों को लगता है कि यार यूरोप में इस पर्टिकुलर, मान लो किसी रोलेक्स की घड़ी का ऐड आया, तो वो मतलब बांग्लादेश नेपाल इंडिया में तो बिकेगा नहीं, मतलब पैसा है नहीं जेब में, यूरोप में ज्यादा बिकेगा। एक बात कह रहा हूं, मतलब सपोज किसी कंट्री के कल्चर के हिसाब से कुछ ऐड आया तो वहीं ज्यादा बिकेगा। तो आप शार्ट्स जियो लोकेशन के हिसाब से भी कर सकते हो। शार्डिंग वार्डिंग क्या होती है, सब मेरी थ्योरी सीरीज पढ़ना है, डिटेल में नहीं बताऊंगा। तो ये सिस्टम यार हमारा पूरा बन गया।
प्यार हुआ, इकरार हुआ, डिवोर्स हुआ, बन गया यार। यही था पूरा सिस्टम। और कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। और थ्योरी की प्लेलिस्ट कंप्लीट कर लेना। आपसे जो पर्सनली क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी आप कमेंट में बताना, उस पर भी वीडियो बनाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी।